नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MCQ में। और ये हमारी इंडियन पॉलिटी के MCQ सीरीज़ का 8वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के साथ और समाप्त करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका या 7वीं अनुसूची? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। अगला प्रश्न है, पेशा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? यानी पंचायती राज विस्तार अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1995, 1996, 1997 या 1998? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1996 में जो है पेशा अधिनियम पारित किया गया था, ये अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, पेशा अधिनियम को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? गाडगिल समिति, अय्यर समिति, भूरिया समिति या सिंघवी समिति? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूरिया समिति की सिफारिश पर जो है पेशा अधिनियम को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, VT कृष्णामाचारी, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, अर्थात संविधान सभा में दो दो उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? जैक जॉनी, बोरिस जॉनसन, लियोनस कार्टियस या वॉरेन हेस्टिंग? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोनस कार्टियस को जो है द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। और इन्होंने द्वैध शासन पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है डायरकी। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या वॉरेन हेस्टिंग? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो को जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है 1909 में सबसे पहले भारत में सांप्रदायिक चुनाव की प्रथा को आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, समवर्ती सूची पर राज्य द्वारा बनाए गए कानून केंद्र द्वारा कानून बनाने पर समाप्त हो जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा या पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों ही कथन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, INC अधिवेशन 1931 में प्रस्तावित प्रथम मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? सरदार पटेल, JL नेहरू, ML नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वप्रथम जो है मूल अधिकारियों की मांग जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, INC अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल, JL नेहरू, ML नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल जी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा का महत्व कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के महत्व के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। या भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है? इसके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, पहला, दूसरा या दोनों ही नहीं? तो देखिए, जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों ही के दोनों कथन इसमें असत्य हैं। अब देखिए कैसे। देखिए, पहला कथन कह रहा है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, जबकि भारतीय संविधान में मूल ढांचे इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। अगर यहाँ पर मूल ढांचे की जगह पर उद्देशिका होता कि भारत का उद्देशिका अपने को संघवाद, पंथ निरपेक्ष और मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, तो ये कथन सही हो सकता था। मूल ढांचे का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। और दूसरा कथन कह रहा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था आर्टिकल 13 में की गई है और 13 क्लॉज 2 में की गई है, जो कहता है कि अगर विधि ऐसा भी कोई कानून बनाता है जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस कानून की मान्यता शून्य होगी। यानी जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था आर्टिकल 13 के तहत की गई है वो केवल मौलिक अधिकारों के लिए की गई है, और आर्टिकल 13 को कहते भी हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक।
लेकिन ये कथन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, स्वतंत्रता क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है। यहाँ पर से कथन गलत है कि उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है। देखिए संविधान केवल मूल अधिकारों पर आधारित नहीं है, ये अन्य आधार भी हैं। इसके उद्देश्य का हो गया, न्यायपालिका इसमें अलग अनुच्छेद में आता है। केवल मूल अधिकारों की यहाँ पर बात की जा रही है न्यायिक पुनरावलोकन में, तो जिन आदर्शों पर संविधान आधारित है, ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या जाकिर हुसैन? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी गिरी जी जो थे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। इसका ऑप्शन से पहला, दूसरा, पहला तीसरा या दूसरा तीसरा? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा कथन इसमें सत्य है, पहला कथन इसमें असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। दूसरा कथन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 साल के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्भर हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। इसके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा या दोनों ही नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कथन ही इसमें असत्य हैं। अब देखिए कैसे। पहला कथन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य हो, किसी भी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी वह जब उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। अब देखिए मतदान की जो हमारी न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होती है, यानी 18 वर्ष का व्यक्ति भी जो है मतदान के लिए योग्य होता है। ये कह रहा है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य हो। अब हम 18 वर्ष के व्यक्ति को ले लेते हैं, किसी भी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखिए मंत्री वो विधानसभा में भी बन सकता है, लोकसभा के थ्रू भी बन सकता है, लेकिन विधानसभा में भी चुनाव लड़ने के लिए उसको 21 साल पूरे करने होंगे और लोकसभा के लिए तो मिनिमम आयु 25 साल चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक कि प्रधान के लिए भी जो मिनिमम आयु है वो 21 साल चाहिए, लेकिन मतदान की न्यूनतम आयु वाला व्यक्ति 18 साल का होता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है 6 माह के लिए मंत्री नहीं बनाया जा सकता है जो मतदान के लिए योग्य हो। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, 5 साल के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्भर हो जाते हैं। देखिए वो स्थायी तौर पर निर्भर नहीं होता है। 5 साल की अगर उसे कैद हुई है तो वो आगे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो 6 साल के पश्चात वो चुनाव लड़ सकता है। यानी इसका प्रावधान ये है कि अगर 2 साल मिनिमम कोई जेल में रहा है तो अगले 6 साल के लिए निर्भर हो जाता है, स्थायी तौर पर नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन दूसरा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है कि दोनों कथन इसमें असत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य है। या 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है जब संसद का सदन चलना आवश्यक हो। इसके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, पहला और तीसरा कथन इसमें केवल सत्य है, दूसरा कथन इसमें गलत है, जो कह रहे हैं कि 1 वर्ष में 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य है। देखिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, केवल ये प्रावधान किया है कि 2 सत्रों या 2 अधिवेशनों के बीच जो 6 माह का अंतर है वो नहीं होना चाहिए, 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से कम का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के किसी राज्य का महाधिवक्ता संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के पर राज्य के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में दिया गया है राज्य स्तर पर मौलिक अपील या सलाहकार अधिकारिता उच्च न्यायालय के पास होती है। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, पहला दूसरा या दोनों ही नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दोनों ही नहीं। इसके भी दोनों कथन जो है असत्य हैं। पहला कथन तो कह रहा है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि एक असत्य कथन है, जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। और अगला कथन कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में ये दिया गया है
कि राज्य स्तर पर मौलिक अपीली सलाहकार अधिकारिता उच्च न्यायालय के पास होती है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता में नहीं बल्कि भारतीय संविधान में दिया गया है, तो दूसरा कथन भी असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्न में से किस रूप में ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं? एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक या अर्ध एकात्मक? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्धसंघात्मक रूप में जो है ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है? अनुच्छेद 371 क, 371 ख, 371 ग या 371 घ? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 371 ख में जो है असम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठवीं अनुसूची में जो है स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना करने का उपबंध दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं का लेखा परीक्षा कौन करवाएगा? भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा पैनलित चार्टरित लेखाकार, राज्य सरकार के लेखा परीक्षक या कोई भी चार्टरित लेखाकार? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वही इन क्षेत्रीय परिषदों की निधियों का लेखा जोखा करवाएगा। अगला प्रश्न है, स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के बातिलीकरण और निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो स्वायत्तशासी जिला परिषदें होती हैं या क्षेत्रीय परिषदें होती हैं इनका पूरा कंट्रोल राज्यपाल के पास होता है। अगला प्रश्न है, संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या उपराष्ट्रपति को? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो अपने लेखा परीक्षाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में नहीं है? राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ, महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति, राज्य विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना, दंडों के लिए क्षमा, प्रतिलंबन, विराम अथवा परिहार प्रदान करने की शक्ति? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ जो है राज्यपाल के पास नहीं होते हैं, बाकी ये तीनों शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है? निर्वाचन नामावली की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, संसद के तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन को कराना, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराना या राष्ट्रपति आयोग की उसे सौंपे गए कार्यों को निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करना? देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं होता है, बाकी के तीन निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी या सब जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये एक निश्चित शर्त नहीं है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, बाकी के तीन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मुख्यमंत्री के कर्तव्यों में नहीं है? राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधायन के प्रस्तावों को राज्य के राज्यपाल को संसूचित करना, राज्य के प्रशासन में राज्यपाल द्वारा चाही गई सूचना और विधायन के प्रस्तावों को उपलब्ध कराना, मासिक प्रतिवेदन में राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना, यदि राज्यपाल ऐसा चाहें तो ऐसे किसी मामले को जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो, मंत्रिपरिषद के विचारार्थ को में प्रस्तुत करना। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो अपना मासिक प्रतिवेदन है मुख्यमंत्री राज्यपाल को सौंपता है, न कि राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्यों के विधानमंडल के भाग के रूप में नहीं जाना जाता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या मुख्यमंत्री? तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। राज्य के विधानमंडल का भाग जो है मुख्यमंत्री नहीं होता है, केवल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। जैसे संसद के सदस्य, संसद के भाग जो हैं केवल राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है, यानी असत्य कथन कौन सा है। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये एक असत्य कथन है। ये कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। राज्यपाल जो है मंत्रियों की सलाह और सहायता के पश्चात ही अध्यादेश को जारी करता है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के चार्टर को 10 दिसंबर 1948 को अंगीकार किया। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकारों के कतिपय उपबंध मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के उपबंधों के समान हैं। संपत्ति का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का हिस्सा नहीं है, या भारत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का एक हस्ताक्षर करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। एक असत्य कथन है कि संपत्ति का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का हिस्सा नहीं है, जबकि ये संपत्ति का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या जाकिर हुसैन। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम ऐसे न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बने। हालांकि कार्यवाहक बने थे पर राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति कौन है। स्वामी राधाकृष्ण, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, प्रणब मुखर्जी या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। ये सभी के सभी राष्ट्रपति जो हैं भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। अविंद्रनाथ टैगोर, स्विंटन जैकब, सर हार्डी, एडविन लुटियंस व हार्बर ब्रेकर। तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। एडविन लुटियंस और हार्बर ब्रेकर जो थे भारतीय संसद भवन के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, 1937 में प्रांत के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था। 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने या 31 महीने। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 महीने तक जो है कांग्रेस का शासन चला था। उसके पश्चात आप जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना स्वीकृति के अंग्रेजों ने हमारी भारतीय सेना को भेज दिया था, जिस कारण से कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 171। तो देखिए इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में जो है ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 338 व 338A, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334 या अनुच्छेद 339। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 338 में जो है अनुसूचित जातियों के लिए और अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 139। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 331 में जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या मार्ग कर। तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। मार्ग कर यानी टोल टैक्स जो है भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग। तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। योजना आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी के तीन जो है संवैधानिक निकाय है, अर्थात योजना आयोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई। 15 मई 2005, 5 जून 2005, 15 जून 2005 या 15 अक्टूबर 2005। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 15 जून 2005 को जो है संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग जो है राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही नहीं है यानी असत्य कथन कौन सा है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित है। या जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये एक असत्य कथन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। जाकिर हुसैन जी हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, या इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होता है? तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो है मूल, अपीलीय, परामर्श संबंधी दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति द्वारा ही निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या विधि मंत्री को? देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, निम्न में राज्यसभा के संबंध में कौन सा सही है? यह भंग नहीं की जा सकती है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे? इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, या दूसरा, चौथा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा कथन इसका सत्य है। देखिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, या सरदार पटेल? इसके ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा, पहला, चौथा, पहला, तीसरा, या पहला, तीसरा और चौथा। तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो कह रहा है केवल पहला और तीसरा सही है, यानी एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी जो है प्रारूप समिति के सदस्य हैं। इनमें से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, या 30 दिन? तो देखिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व ही उनको सूचित कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, या अनुच्छेद 51? तो देखिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या राज्यसभा के सभापति? तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है? अनुच्छेद 168 से 171 में, अनुच्छेद 268 से 281 में, अनुच्छेद 278 से 291 में, या अनुच्छेद 289 से 295 में? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 268 से 281 के बीच जो है केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो देखिए ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न, और मुझे आशा है कि आपको आज भी कुछ ना कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।